ओम नमस्ते मित्रों। मैं आपका अपना मित्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले यह चैनल मैं बता देना चाहता हूं, पूछताछ क्या है। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं। अब हम टॉपिक स्वतंत्रता से शुरू कर रहे थे। स्वतंत्रता के ऊपर आपको समझा रहे थे। आप सोच रहे कहाँ स्वतंत्रता से उठ के ये आ गया है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता यह शरीर भी एक तंत्र है और इसको अपने अधीन रखना स्वतंत्रता है। और यदि आप शरीर की स्वतंत्रता को समझ गए तो इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकें। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, कल मैंने आपको धातु के विषय में बताया था और भोजन के विषय में भी बता रहा था। तो प्रत्येक धातु ऋतु के अनुसार, ऋतु अर्थात नपी तुली मात्रा में, ऋत का अर्थ होता है ऋत धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीमित मात्रा में, नपी तुली। तो एक धातु नपी तुली मात्रा में, सीमित मात्रा में एक समय तक रहती है एक रूप में देह में। जैसे कि हमने भोजन किया, इसका आधा भाग पेट में निकल गया यानी मल में, और आधा बचा है जो ग्लूकोज बन गया, रस बन गया। उस रस में 5 दिन तक मित्रों वह रस रहेगा आपकी देह में, और 5 दिन के बाद उसकी अगली धातु बननी चालू होगी। परंतु उसमें परेशानी जब होती है जब वह ऋतु से अधिक मात्रा में रह जाए। जैसे कि हम कुछ ऐसा भोजन करते हैं जो भारी हो, उस भारी भरकम भोजन से क्या है कि धातु अधिक समय तक ठहरती, और अधिक समय तक यदि 5 तत्वों में कोई भी तत्व एक स्थान पर रहे तो वह विकार युक्त हो जाता है। जैसे मिट्टी ही देख लो, यदि उसमें अधिक समय तक क्या है नई खाद आदि ना प्राप्त हो उसे, तो उसमें उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। वायु यदि एक स्थान पर रहे तो दूषित हो जाती है, और वायु तो गमनशील होती ही है। जल भी यदि एक स्थान पर रुक जाए, जैसा आपने तालाब आदि में देखा हो, पोखर आदि में, तो वह कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी आ जाती है। इसी तरह यह सृष्टि के लगभग सभी नियम समान हैं। यह देह भी सृष्टि का ही अंग है, सृष्टि का स्वरूप ही है यह देह ब्रह्मांड का। तो इसमें भी यदि धातु अधिक समय तक रुक जाए तो विकार आ जाते हैं। इसलिए ऐसे भोजन करने चाहिए जो व्यक्ति के जीव के पाचन तंत्र के अनुरूप हो और एक धातु अधिक समय तक ना रुके। पशुओं में भी यही प्रक्रिया है। हाँ, यह अलग है, उनके पोषक तत्व, उनके जो देह के घटक हैं कुछ अन्य वस्तुओं से बने हों, अन्य प्रकार के उससे गुणवत्ता से, हमारे अन्य प्रकार की गुणवत्ताओं से बने हुए हैं। जैसे कि कुछ जानवर मांसाहार पचा लेते हैं, कुछ शाकाहार पचा लेते हैं, कुछ दोनों पचा लेते हैं, परंतु मनुष्य के विषय में ऐसा नहीं है। जब अधिक समय तक धातु रहेगी तो उसमें विकार आएंगे। इससे अधिक समय तक उसमें कीटाणु भी पड़ जाएंगे कुछ, और भी जैसे शाम के रखा हुआ भोजन सुबह तक घुस जाता है, यानी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण दे सकते हैं हम आपको। तो कल मैंने तवे पे आपको पानी और तेल के ऊपर वो करने के लिए कहा था, तो आप उसको देखें कि तेल अधिक समय तक रहता है, अर्थात तेल को जो है निष्क्रिय करने में बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, और देह में अग्नि तत्व जो है इसको अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। परंतु उसके साथ यदि हम देखें तो तवे पर तेल, मिर्ची, पानी, 3 चीज़ें अलग अलग तीनों कोनों में रख दीजिए, या मिर्ची को आगी में डाल दीजिए। क्या होगा, मिर्ची तलते हो जब आप, कभी कुछ लोग तलते हैं भोजन में, क्या होता है पूरे घर का वातावरण उसकी धुनी ऐसी लग जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो यह अत्याचार आप शरीर के साथ कब तक करोगे? और आप भी इसको अनुभव करते हैं। अब जब आप अधिक मिर्ची खा जाते हैं, इससे आपके अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। देह में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मिर्ची से, और ज्वलनशील है मिर्ची, आग्नेय तत्व अधिक है उसमें, और तामस भी है। इससे बुद्धि का भी नाश होता है, शरीर में आलस्य भी बढ़ता है, और जो ज्वलनशील गर्मी बढ़ती है देह में, तो इससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और तेल भी जब पचता नहीं है, पाचन तंत्र को खराब करता है, अधिक ऊर्जा व्यय करता है, तो यह भी इसी प्रकार के तले भुने भोजन है, और तीखे चरपरे भोजन भी इसी प्रकार के हैं। खटाई भी मित्रों हानिकारक। खटाई में क्या लेना है, आंवला,
दही आदि चल जाएंगे, छाछ आदि। और इसके अलावा खटाई नहीं लेनी है। खटाई भी आप आंवले के अलावा और नींबू आदि की खटाई, नींबू पानी चल जाएगा गर्मियों के दिनों में पानी के साथ, वह इतना सक्रिय नहीं होता। परंतु जब आप अधिक मात्रा में खटाई लेते हैं, खटाई का गुण क्या है, आप इसको रख दीजिए किसी डिब्बे आदि में, स्टील के या किसी धातु के डिब्बे में, कितने समय में क्षरण कर देगा। क्यों भाई, खटाई क्षरण नहीं करती? कर तो देती है। हाँ, तो आप इसका स्वयं ही इसका वो करिए आप, तो आपका ग्लूकोज 5 दिन में बनेगा। और ऐसे पदार्थ जो देह को हानिकारक हैं उनसे दूर रहिए। यह मैंने आपको बता दिया, आप स्वयं घर पर इसका प्रैक्टिकल कीजिए। तर्क के आधार पर मैंने बता दिया। फिर वही धातु जब अगली धातु में बदलती है, ग्लूकोज रस, तो उसका रक्त बनता है और मूत्र भी निकल जाता है, तो स्वेद भी निकलता है उससे। तो जब वह स्वेद भी ढंग से ना निकले, तैलीय पदार्थ अधिक चिपचिपे होने के कारण नहीं निकल पाते हैं। और यदि मिर्ची वाले पदार्थ आपने चटपटे खाए तो वह निकलेंगे, तो वहाँ पर भी गर्मी और रोग पैदा करेंगे। जिस मार्ग से निकलेंगे, यानी रोम छिद्रों से निकलते हैं, रोम छिद्रों से और भी अन्य मार्गों से निकलते हैं देह के, तो वहाँ पे भी, और जहाँ रहते हैं रक्त में, तो वहाँ पे भी गर्मी उत्पन्न करेंगे। और अधिक समय तक रुके तो वहाँ पे भी कीटाणु आदि पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको, जीवों को उत्पन्न होने के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण होना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में तो सृष्टि के कोई भी जीव इस पर नहीं था, तो इसका क्या मतलब, एक माता पिता से उत्पन्न हुए होंगे? नहीं, यह अमैथुनी प्रकृति से होता है, अमैथुनी सृष्टि से, अर्थात बिना माता पिता की उत्पत्ति। किसी प्रकार के घटकों का और तत्वों का एकत्रित हो जाना, उनका DNA उससे बनना, उससे ही उस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इसके बाद अगले अगले धातु कर करके, जब आप सातवीं धातु, सभी धातुएं दुर्बल बनेंगी जब उनको अंदर से कोई खोखला करने वाला होगा, तो सातवीं धातु जो है, जो वीर या रज होता है, वह भी दुर्बल बनेगी। वह जब दुर्बल बनेगी तो आपकी वीर या रज आपकी संतान उत्पत्ति के लिए है, तो वह भी दुर्बल, या तो संतान दुर्बल उत्पन्न होगी, या फिर संतान उत्पत्ति में कई प्रकार के जो है बाधाएं उत्पन्न होगी। इसलिए मित्रों, आप स्वयं अपने विवेक से विचार कीजिए। ओम नमस्ते मित्रों। और आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए प्रश्न भी पूछें। यह आपका अपना YouTube चैनल। ओम नमस्ते, जय मातृभूमि।